रात के करीब 11:30 बज रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद बस कभी कभी झांक रहा था, जैसे किसी डरावनी चीज को देखने से डर रहा हो। मैं आरव उस वक्त अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर वाले पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। कब्रिस्तान जिसका नाम सुनते ही पूरे गांव के लोग कांप जाते थे। कहते थे कि वहां रात के समय कोई नहीं जाता। जो गया वो लौटकर वैसा नहीं रहा। किसी की आंखें पथरा गईं, किसी की आवाज चली गई और किसी को तो बस अगले दिन उसकी लाश मिली, कब्रों के बीच पड़ी हुई। पर हम चारों को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। मैं, राहुल, ईशान और समीर 4 पक्के दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे और रोमांच का शौक शायद हद से ज्यादा था। उस दिन राहुल ने ही कहा था, यार लोग सिर्फ बातों को हवा देते हैं, असली में कुछ नहीं होता वहां। चलो ना आज रात चलते हैं, साबित हो जाएगा। शुरू में तो मैंने मना किया था, लेकिन जब बाकी तीनों तैयार हो गए तो मुझे भी कहना पड़ा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम लौट आएंगे, ओके? राहुल ने हंसते हुए कहा। आरव भाई डर गए क्या? भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो बस थोड़ा घूम लेते हैं। और इसी बात पर सबने ठाका लगाया। हमें क्या पता था कि उस रात की हंसी हमारी जिंदगी की आखिरी बेफिक्र हंसी होगी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कच्ची मिट्टी की पगडंडी, दोनों ओर नीम और बबूल के पेड़। हवा बह रही थी और उन पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। कर्क कर्क। हमारे हाथों में सिर्फ एक टॉर्च थी और राहुल के फोन की फ्लैशलाइट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। कब्रिस्तान तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लगे। वो जगह बहुत पुरानी थी, टूटे हुए पत्थर, झुकी हुई कब्रें और बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी मरे हुए हाथ ने जमीन को पकड़ रखा हो। ईशान ने धीरे से कहा, भाई सच में डर लग रहा है यार, ये पेड़ देखो, जैसे किसी की आत्मा फंसी हो इसमें। राहुल ने फिर मजाक उड़ाया, डरपोक कहीं के, कुछ नहीं है यहां, बस हवा चल रही है। मैं कुछ नहीं बोला, बस चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा। हर कब्र पर किसी न किसी का नाम लिखा था, लेकिन ज्यादातर नाम मिट चुके थे। कुछ कब्रें तो इतनी पुरानी थीं कि उन पर उगी घास और जंगली बेलें उन्हें पूरी तरह ढंक चुकी थीं। हमने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। जैसे ही हमने पहली बार वहां पांव रखा, एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मिट्टी और किसी पुरानी लकड़ी की। हवा अचानक ठंडी हो गई। समीर बोला, भाई अजीब बदबू आ रही है, चलो जल्दी देखते हैं और निकलते हैं। राहुल बोला, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा तो एक्सप्लोर करते हैं ना, तुम डरते बहुत हो। वो टॉर्च लेकर इधर उधर घूमने लगा, कभी किसी कब्र पर रोशनी डालता, कभी किसी पेड़ पर। हम तीनों उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक मेरी नजर एक पुरानी कब्र पर पड़ी। उस पर लिखा था, आरिफ अली, निधन सन 1898। इतनी पुरानी कब्र देखकर मैं झुक गया, मिट्टी हटाने लगा ताकि नाम साफ दिखे। तभी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। अंधेरा छा गया। ईशान ने धीरे से कहा, भाई टॉर्च बंद हो गई। राहुल ने हंसते हुए कहा, बैटरी खत्म हो गई होगी, फोन से देखो। जैसे ही उसने फोन की लाइट ऑन की, हमारे सामने जमीन पर एक साया दिखा, लंबा, बहुत लंबा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हम सब एक पल को जमे रह गए। समीर की आवाज कांपने लगी, भाई ये किसका साया है? राहुल बोला, हवा से झूमते पेड़ का होगा। पर जब हमने ऊपर देखा तो पेड़ तो हिला ही नहीं रहा था। फिर ये साया कहां से आया? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उस हाथ की ठंडक मेरे जिस्म में उतर चुकी थी। कुछ देर तक हम सब चुप रहे। फिर राहुल ने बोला, चलो डरना बंद करो, एक काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, अगर कुछ दिखा तो वायरल कर देंगे। और वो हंसने लगा। उसने फोन ट्राइपॉड पर लगाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और बोला, दोस्तों आज हम आए हैं गांव के सबसे डरावने कब्रिस्तान में, जहां रात में कोई नहीं आता। वो बोल ही रहा था कि कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। पीछे धुंधला सा चेहरा दिखा, सफेद, बिना आंखों वाला चेहरा। हम चारों ने एक साथ देखा और जम गए। राहुल ने तुरंत कैमरा पलट कर देखा, वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर वो चेहरा अब भी था, धीरे धीरे करीब आता हुआ।
ईशान ने चीख मारी, भाई भागो। हम सब पीछे की तरफ भागने लगे, झाड़ियों से टकराते, कब्रों को लांघते हुए। पर जैसे जैसे हम भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। पैरों की घिसटने की आवाज और हर कदम के साथ मिट्टी उड़ती हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस पल मेरा दिल जैसे रुक गया। बरगद के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, लंबा काला साया जिसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। समीर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहता यहां। हम तीनों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ पकड़ नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे खींच रही हो। उसकी गर्दन पर निशान बनने लगे, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। मैंने पूरी ताकत से उसका हाथ खींचा, समीर छोड़ मत। और तभी एक जोरदार झटका लगा। टॉर्च अपने आप जल उठी और समीर अचानक शांत हो गया। वो खड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, बिना पुतलियों के। समीर, मैंने पूछा। वो बस मुस्कुराया और बोला, अब देर हो चुकी है आरव। उसकी आवाज वैसी नहीं थी, बहुत भारी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। भाई, ये समीर नहीं है। अचानक समीर का शरीर कांपने लगा और उसने जोर से चिल्लाया, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था यहां। हम भागे, जितनी तेज भाग सकते थे, लेकिन कब्रिस्तान का रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था। जहां पहले रास्ता दिखता था, अब वहां सिर्फ धुंध और कब्रें थीं। हमने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वहीं लौट आते, उसी बरगद के पेड़ के पास। वो पेड़ अब और डरावना लग रहा था। उसकी टहनियों पर कुछ लटका हुआ था, शायद कोई पुराना झोला या कपड़ा। राहुल ने कांपती आवाज में कहा, आरव, लगता है हम किसी चक्र में फंस गए हैं। ईशान ने धीरे से कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई रो रहा है। और सचमुच पेड़ के उस पार से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, धीरे धीरे, करुणा भरी, लेकिन बहुत डरावनी। हमने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, झुकी हुई, किसी कब्र के पास बैठी थी। वो मिट्टी खोद रही थी, नाखूनों से। राहुल ने धीरे से कहा, भूत है क्या? मैं बोला, पता नहीं, लेकिन हमें भागना चाहिए। पर तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा पूरा मिट्टी से सना था और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे। वो हमें देख रही थी, मुस्कुराते हुए। हवा अचानक रुक गई, हर आवाज बंद हो गई और उस औरत ने धीरे धीरे उठकर हमारी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। हर कदम के साथ उसके पांव जमीन में धंस रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। हम फिर भागे, इस बार सच में जान बचाने के लिए। ईशान चिल्ला रहा था, भगवान बचा लो। पर उस कब्रिस्तान में शायद भगवान का नाम लेना भी भारी था, क्योंकि हर बार जब उसने भगवान कहा, हवा जोर से चलने लगी और टॉर्च बंद हो गई। अब हम पूरी तरह अंधेरे में थे, बस हमारे कदमों की आवाज और उस औरत की सिसकियां। राहुल ने अचानक कहा, रुको, मुझे रास्ता दिख रहा है। उसने आगे इशारा किया। एक टूटा हुआ गेट नजर आ रहा था। हमने पूरा जोर लगाकर उसकी तरफ दौड़ लगाई, पर जैसे ही हम पास पहुंचे, गेट गायब हो गया। अब हमारे सामने सिर्फ कब्रें थीं, सैकड़ों, हजारों कब्रें, और हर कब्र पर ताजी मिट्टी, जैसे किसी ने अभी अभी दफनाया हो। मैंने एक कब्र के पास जाकर देखा, उस पर लिखा था, आरव सिंह, निधन 2024। मेरा ही नाम उस कब्र पर खुदा था। मैंने कांपते हुए कहा, राहुल, ये देख। लेकिन जब मुड़ा तो राहुल वहां नहीं था, बस ईशान था, जो घुटनों के बल बैठा हुआ रो रहा था। वो उसे ले गए, वो उसे खींच कर ले गए। मैंने पूछा, कौन? वो कांपते हुए बोला, वही औरत। मैंने पीछे देखा, बरगद के पास वही सफेद साया था और उसके बगल में राहुल खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना किसी हाव भाव के। वो धीरे धीरे हमें घूर रहा था। राहुल हमें घूर रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, राहुल, तू ठीक है ना? उसने धीमी भारी आवाज में कहा, तुमने हमारे सुकून को तोड़ा है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। ईशान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसके हाथ पर जलने का निशान पड़ गया।
वो दर्द से चीख उठा। आह, ये क्या है भाई? राहुल ने फिर धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अचानक उसकी गर्दन के पीछे से काली धुआं जैसी चीज निकलने लगी। वो धुआं ऊपर उठकर बरगद के पेड़ में समा गया। बरगद के पेड़ की सारी डालियां एक साथ हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। और तभी जमीन फटने लगी। पुरानी कब्रों की मिट्टी खुद ब खुद ऊपर उठ रही थी। कहीं हड्डियां नजर आ रही थीं, कहीं सड़े हुए कपड़े। हवा में अब सिर्फ मौत की बदबू थी। ईशान डर के मारे गिर पड़ा और मैं बस जड़ हो गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। तभी पेड़ के नीचे से वही औरत निकली। वो अब मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि गुस्से में कांप रही थी। उसके हाथों में मिट्टी थी और होंठों से खून टपक रहा था। वो चीखी, तुम इंसान नहीं समझते, ये हमारी जगह है। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज गई। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों और आवाजें उसी के साथ बोल रही हों, हमारी जगह, हमारी जगह। राहुल का शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो अब भी बोल रहा था, आरव, अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो मिट्टी से एक हाथ निकला हुआ था, ठंडा, सूखा और बेहद मजबूत। मैंने जोर से पैर खींचा, पर वो हाथ और कस गया। ईशान ने किसी तरह पास पड़ा पत्थर उठाया और उस हाथ पर मारा। हाथ गायब हो गया, लेकिन मिट्टी में अब और कई हाथ हिलने लगे। हर कब्र से कुछ न कुछ निकलने लगा था। किसी के बाल, किसी का कंकाल, किसी की आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब हमें पकड़ने के लिए जिंदा हो गए हों। हम भागे, दौड़ते भागते कब्रिस्तान की पिछली दीवार तक पहुंचे। वहां दीवार टूटी हुई थी, पर पीछे सिर्फ झाड़ियां थीं। ईशान बोला, कोई रास्ता नहीं बचा यार। मैंने कहा, कूदो, चाहे जैसे भी निकलना पड़ेगा। हम दोनों ने पूरी ताकत लगाकर दीवार पार की। जैसे ही नीचे गिरे, हवा एकदम शांत हो गई। ना रोने की आवाज, ना किसी के कदमों की, बस सन्नाटा। मैंने सांस ली, शायद निकल आए, पर तभी पीछे देखा, ईशान गायब था। कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से पुकारा, बस दूर से किसी के घसीटने की आवाज आई। खर्र खर्र। मैंने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी जमीन पर पड़ी तो देखा, ईशान की चप्पलें वहीं थीं और मिट्टी पर घसीटते निशान जा रहे थे वापस कब्रिस्तान की तरफ। मैंने डरते हुए उन निशानों को फॉलो किया। वो सीधा जाकर एक कब्र पर खत्म हो रहे थे और उस कब्र पर लिखा था, ईशान मेहरा, निधन 2025। मैं वहीं घुटनों के बल गिर गया। अब मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। हर तरफ बस वही आवाजें, रोना, कराहना, किसी के हंसने की, किसी के गाने की। बरगद के पेड़ के ऊपर अब दर्जनों साए लटक रहे थे। कोई झूल रहा था, कोई जमीन की तरफ झुक रहा था, और बीच में वो औरत खड़ी थी, अपने दोनों हाथ फैलाए हुए। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ आरव। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? वो बोली, हम वो हैं जिनकी कब्रें तुमने रौंदी हैं, जिनका चैन तुमने छीना है। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं चिल्लाया। वो मुस्कुराई, तुमने दरवाजा खोला है, अब बंद नहीं होगा। बरगद का पेड़ और ज्यादा हिलने लगा। उसकी जड़ों से लाल रोशनी निकलने लगी। जमीन कांपने लगी। मैंने चारों तरफ देखा। हर कब्र से अब धुआं निकल रहा था। वो धुआं धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। सैकड़ों आत्माएं, सब एक साथ। उनके चेहरे टूटे हुए, शरीर अधूरे और आंखों में सिर्फ गुस्सा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और पेड़ की उलटी दिशा में भागने लगा। लेकिन जिस रास्ते से भाग रहा था, वहां मिट्टी फटने लगी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे मुझे निगलना चाहती थी। मैं चिल्लाया, कोई है, मदद करो। पर जवाब में वही आवाज, अब यहां कोई जिंदा नहीं आता। अचानक मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं गिर पड़ा और सिर पे चोट लगी। आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। बस धुंध में देखा, कोई मुझे खींचकर बाहर ले जा रहा था। धीरे धीरे सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी। मेरे सामने पुलिस वाला बैठा था। उसने कहा, तुम्हारे दोस्तों की लाशें मिल गईं। तीनों कब्रिस्तान के अंदर थीं और एक कब्र पर तुम्हारा नाम खुदा था। बताओ क्या हुआ था वहां? मैं कुछ नहीं बोला। गला सूख गया था, शब्द निकल ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें वहां अकेले पाया गया था।
बेहोश हालत में। तुम्हारे कपड़ों पर मिट्टी और खून था। मैं बस इतना ही बोल पाया, वो वहां हैं, वो सब अब भी वहीं हैं। पुलिस वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, वो जगह अब सील कर दी गई है। मैंने कांपते हुए पूछा, बरगद का पेड़? उन्होंने कहा, वो रात को अपने आप गिर गया। मैंने धीरे से कहा, वो गिरा नहीं, उसने खुद को छिपा लिया है। कई महीने बीत गए। मैं गांव छोड़कर शहर आ गया, पर रात में अब भी वही सपने आते हैं। वो औरत, वो बरगद का पेड़ और मेरे दोस्तों की आवाजें। आरब, तेरा नाम लिखा जा चुका है। कभी कभी रात के 3 बजे जब मैं उठता हूं तो कमरे के कोने में मिट्टी पड़ी होती है, गीली ताजी मिट्टी, और दीवार पर उंगलियों के निशान। शायद उन्होंने मुझे छोड़ नहीं दिया, शायद वो अब मेरे साथ ही हैं। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हारे आसपास की हवा थोड़ी भारी लगने लगी हो, अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो शायद तुमने भी उनकी मौजूदगी महसूस की है। कब्रिस्तान का वो दरवाजा अब खुल चुका है, और जो एक बार उसे देख लेता है वो हमेशा उनका हिस्सा बन जाता है। अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, साए, ताकि हमें पता चले कितने लोगों ने इस कहानी को सुनते सुनते कुछ महसूस किया। और हां, अगर अगली बार कोई तुमसे कहे कि सेमेट्री में रात को कुछ नहीं होता, तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सिर्फ रात में ही जागती हैं।